नमस्कार। हम बायोलॉजी पे चल रहे थे, थोड़े से बेसिक टर्म्स देखे है ना, बायोटेक्नोलॉजी को समझने से पूर्व। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हमने देखा था कि सजीव क्या होता है और सजीवों के लक्षण क्या है, और उन लक्षणों में हमने कल चर्चा की थी प्रजनन के बारे में। प्रजनन क्या होता है, हालांकि इसे डिटेल में और लेंगे हम, प्रजनन क्या होता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि कोशिका संरचना होनी चाहिए उसमें, और जैव रासायनिक अभिक्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हमने पढ़ी थी, कल डिटेल में पढ़ा क्या होता है मेटाबॉलिज्म। उसके बाद हमने चौथा देखा था एडेप्टेशन। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप खाना पीना उठना बैठना ये सारी कुछ प्रक्रियाएं होती है, ये सारी चीजें किस पर निर्भर है, इस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस पर निर्भर है, इसीलिए हमने अलग से उसे नहीं लिखा है। अगर आप अलग अलग बोलना चाह रहे हो तो भी बोल सकते हो, लिखना चाह रहे हो तो भी लिख सकते हो। ऑप्शन में अगर इसके अलावा भी आता है तो भी आप उन लक्षणों को जो है सजीवों में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं कि अब जो दूसरी चीज है निर्जीव के बारे में। अब निर्जीव कौन सा है? निर्जीव वे है जो ये चारों की चारों प्रक्रियाएं उनमें न हो रही हो, यानी कि न तो उनमें प्रजनन करने की क्षमता होगी, न तो उनमें प्रजनन करने की क्षमता होगी, न ही उनमें कोई कोशिका संरचना होगी, न ही उनमें कोई कोशिका संरचना होगी, तो ये भी नहीं होना चाहिए। न तो कोई सेल स्ट्रक्चर होगा, न रिप्रोडक्शन होगा उनमें, और न ही इसमें मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होगी, न ही उसमें कोई मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होगी। तो ये सारी चीजें जिनमें नहीं हो रही है वो निर्जीव है। यानी कि मैं कहूं ये पेन ये निर्जीव है, क्या इसकी कोई कोशिका संरचना है? नहीं है। क्या इसमें कोई मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो रही है? ठीक है, चाहे अपचय की प्रक्रिया कोई हो रही है? नहीं हो रही है। इसमें क्या कोई प्रजनन की प्रक्रिया हो रही है? तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। क्या ये धीरे धीरे बढ़ेगा? आपको क्या लग रहा है धीरे धीरे बढ़ेगा? क्या बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें प्रजनन की ताकत ही नहीं है। तो आपके पास में है ना, जो आपकी कॉपी होगी, जो आपके पास पेन होगा, जो टेबल होगा, ये सारी चीज क्या है? पत्थर जो होगा, ये सारी चीज क्या है? निर्जीव है। जिनमें इस प्रकार की कोई भी क्रियाएं नहीं हो रही होगी वो सभी की सभी पदार्थ निर्जीव है, और बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, अब अगर हम देखें तो एक और चीज आती है इन दोनों के बीच में, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग बन जाता है हमारे लिए पढ़ने के लिहाज से, और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आज दुनिया जो है तकरीबन उसके बारे में चर्चा करते रहती है। तो उसका नाम है सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी। अब सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी है? तो जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? विषाणु के नाम से जानते हैं, जिसे आप क्या कहते हो? वायरस। क्या कहते हो? वायरस। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो इसके बीच की कड़ी, जो सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं? वायरस के नाम से जानते हैं। अब ये वायरस होता क्या है ये समझो। देखिए, वायरस एक ऐसी संरचना है जिसे अगर कोई होस्ट सेल नहीं मिल रही है, होस्ट सेल मतलब कोई भी जंतु जगत हो या पादप जगत हो या कोई बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों का कोई भी जगत होगा, उन जगत में प्रवेश करने के बाद याद रखना, उन जगत में जो भी चीजें चल रही होगी या उनकी अपनी कोई कोशिकीय संरचना होगी, जो सेलुलर स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं होस्ट। किसके लिए? वायरस के लिए। तो वायरस कभी भी होस्ट सेल में प्रवेश करके ही प्रजनन की क्रिया कर सकता है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कर सकता है। और अगर यह इसे कोई किसी प्रकार की होस्ट सेल नहीं मिल रही है, हमारी सेल या हमारी कोशिका नहीं मिल रही है, तो फिर वह निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। यानी कि वह न तो प्रजनन कर सकता है, ये तीन चीजें हमने देखी, यहां पर मैं पुनः से लिख दूं, ये प्रजनन, ठीक है, कोशिकीय संरचना, कोशिका संरचना, ये हमेशा याद रखना। ये चार पॉइंट अगर आपने याद रख लिए तो सजीव और निर्जीव के बीच के अंतर को आप आसानी से बता सकते हो। तीसरा मैंने कहा था मेटाबॉलिज्म, और चौथा मैंने कहा था एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन ये बात की बात है, अगर ये सजीव है तो फिर एडेप्टेशन भी आएगा, लेकिन ये तीन चीजें याद रखना है। तो अगर वायरस संरचना वगैरह हम बाद में देखेंगे वायरस की कैसी है, पहले हम समझ ले। देखिए, विषाणु क्या होता है? विषाणु
एक ऐसी संरचना होती है जिसमें प्रजनन करने की क्षमता होती है। समझो, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे, वो ये पढ़ने के बाद बताऊंगा मैं। विषाणु में प्रजनन होगा, ये बिल्कुल सही है। क्या विषाणु में प्रजनन करने की क्षमता है? तो बिल्कुल है, यानी कि ये मल्टीपल होता है, रिप्लिकेट करता है, वो अपनी प्रतिलिपियां जो है वो बनाते चलता है। कैसे बनाएगा, किस प्रकार से बनाएगा, वो अभी आने वाले लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल जो है वो कहानी के रूप में आप सुनो, और जहां जहां मैं अगर इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं तो उसे नोट डाउन भी करते हुए चलिए। ठीक है, तो विषाणु, क्या विषाणु में प्रजनन करने की क्षमता है? तो बिल्कुल सही है ना। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में विषाणु के संबंध में कौन सा तथ्य जो है वह गलत है? ठीक, तो यहां पर लिखा जा सकता है कि विषाणु में प्रजनन करने की क्षमता होती है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, अगर हम कहें कि विषाणु में क्या कोई कोशिका संरचना होती है, विषाणु में क्या कोई कोशिका संरचना होती है? तो बिल्कुल नहीं, विषाणु में किसी भी प्रकार की कोशिकीय संरचना नहीं होती है। कोशिकीय संरचना से तात्पर्य इसके ऊपर जो है वो हो सकता है कि सेल मेम्ब्रान्स हो, इसके ऊपर जो है हो सकता है कि कोशिका भित्ति हो, या तो इसके अंदर जो है कोशिकांग हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे हरित लवक हो गया, क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें ना, प्लास्टिड की अगर हम बात करें तो वो होना चाहिए, राइबोसोम होना चाहिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये ऐसी संरचना क्या हमें वायरस में मिलती है? तो बिल्कुल नहीं। अगर कोशिकीय संरचना ही नहीं है, अगर कोशिका नहीं है, तो क्या कोशिका के अंदर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस जो हो रही है वो हो पाएगी इसमें? क्योंकि मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस, मैंने ऐसे हायरार्की बनाया था ना, पहले मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस से हम कोशिकीय संरचना को देखते हैं, यानी कि कोशिका होगी तो मेटाबॉलिज्म संरचना हमें देखने को मिलेगी, यानी कि उसके अंदर उपापचय की क्रिया होगी। तो अगर कोशिका ही नहीं है तो फिर क्या इसमें मेटाबॉलिज्म होगा? क्या इसमें किसी प्रकार का मेटाबॉलिज्म होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें किसी प्रकार का मेटाबॉलिज्म नहीं है, ये भी नहीं है। तो क्या ये तीनों कथन सत्य है? क्या ये तीनों कथन सत्य है? तो बिल्कुल सत्य है। वायरस में प्रजनन करने की ताकत होती है। दूसरा, वायरस में किसी प्रकार की कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है। और तीसरा, इसमें किसी प्रकार का मेटाबॉलिज्म नहीं। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है तो जीवन नहीं है, इसका अर्थ है कि यह निर्जीव है। क्या है? निर्जीव। लेकिन अब सजीव कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है, यह भी हमें देखना होगा। अगर हम वायरस के स्ट्रक्चर को देखें तो यहां पर आपको वायरस का स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर होगा। आखिर ये बना किससे होता है? देखिए, वायरस में दो ही चीजें प्रमुख होती है, एक उसके ऊपरी आवरण जो प्रोटीन के लेयर से घिरा होता है, और दूसरा उसके अंदर पाया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा इसमें किसी भी प्रकार की संरचना नहीं होती है। जैसा मैं अगर यहाँ पर आपको है ना एक नॉर्मल वायरस के स्ट्रक्चर को अगर मैं बनाऊं तो ये इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक वायरस के स्ट्रक्चर है, और इस वायरस के स्ट्रक्चर में याद रखना है इस प्रकार का कोई डीएनए है ना, एक कोई जेनेटिक मटेरियल जो है यह हो सकता है। तो ये क्या है? ये एक प्रोटीन के लेयर है। ये हो गया या ये हो गया, तो ये क्या होता है? ये प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है, और इसके अंदर जो है वह जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल। ये समझो, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ, इसे क्या कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थ। तो वायरस की संरचना को समझो आप। ठीक है, अब पढ़ेंगे आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। तो वायरस का अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें तो वो किसी भी रूप में हो सकता है। वो स्फेरिकल हो सकता है, वो सर्कुलर हो सकता है ना, कोरोना वायरस के जैसे हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है। तो वायरस के किसी भी प्रकार को आपको है ना रूप देखने को या संरचना देखने को मिल सकता है। लेकिन वायरस में दो ही चीजें जो प्रमुख होती है वो क्या होता है? एक प्रोटीन की लेयर होती है, और दूसरा क्या होता है? इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। मोटे मोटे तौर पर ये दो चीजें इसमें पाई जाती है। अब प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल है, तो क्या हम इसको या इसकी संरचना जो है क्या वो कोशिकीय संरचना जैसी? बिल्कुल नहीं। कोशिका के अंदर जो होता है, अगर हम देखें तो कोशिका के अंदर जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, और इसके आसपास जो है वह याद रखना है कोशिकांग होते हैं। कोशिका द्रव्य में जो है वो कोशिकांग होते हैं। ठीक है ना, जिसे सेल ऑर्गन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल ऑर्गन्स। और सेल ऑर्गन्स में आप किसको रखते हो? माइटोकॉन्ड्रिया को रखते हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रखते हो, राइबोसोम को रखते हो, ठीक है, गोल्गी बॉडी को रखते हो। तो ये सारे क्या है? ये उस लिक्विड में
है ना, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिका के अंग है। तो ऐसी किसी प्रकार की संरचना आपको वायरस में नहीं देखने को मिलती, केवल एक चीज देखने को मिलती है, वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल। क्या मिलता है, जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ये याद रखना है। जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसा मैटर होता है जिसमें याद रखना है, जिसमें सूचनाएं अंकित होती है। सूचनाएं, है ना, हमारी इंफॉर्मेशन होती है, सूचनाएं अंकित होती है, और ये सूचनाएं जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। अब चीजों को समझो, हमारे शरीर में जितनी भी कुछ चीजें हो रही है, हमारा शरीर जैसे भी बन रहा हो, किसी के बाल काले, किसी की नाक मोटी, किसी की नाक टेढ़ी, किसी के हाथ या किसी का शरीर दुबला, किसी का रंग काला, किसी का रंग गोरा, किसी की आंखें नीली, किसी की आंखें, है ना, काली होती है, गहरी काली होती है, किसी के शरीर पे बाल नहीं ज्यादा आ रहे हैं। तो ये हमारे शरीरों के लक्षण हैं। ये किसी भी सजीव जगत के अपने लक्षण होते हैं। और ये लक्षण कहां से हो रहे हैं, ये लक्षण ऐसे नहीं है कि अचानक बन रहे, बिल्कुल नहीं। यह लक्षण याद रखना है कि छपे हुए हैं। कहां पर छपे हुए हैं, तो हमारे जेनेटिक मटेरियल में। और ये लक्षण हमें कहां से मिल रहे हैं, तो ये लक्षण मुझे मेरे माता पिता, मेरे माता पिता को उनके माता पिता, उनके माता पिता को उनके माता पिता से, यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंचे हुए हैं। और ये सूचनाएं जो डीएनए पर अंकित होता है, ये सूचनाएं डीएनए के माध्यम से, याद रखना है, डीएनए पर जो होती है उसे रिप्लिकेट करके, यानी कि यही जो सूचनाएं होती है, डीएनए आरएनए को सौंपता है। हमारे शरीर की बात कर रहा हूं मैं, मानव शरीर की बात कर रहा हूं। तो ये डीएनए क्या करता है, आरएनए को मैसेज देता है कि जाओ, ये लक्षण अब जो है इस शरीर के अंदर आने चाहिए, और आने चाहिए तो उसके लिए विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण आपको करना होगा। तो फिर वो आरएनए इसको ले जाकर कहां पर छोड़ देता है, राइबोसोम पे, और राइबोसोम एक विशेष प्रकार का प्रोटीन निर्माण करता है, केमिकल रिएक्शन वहां पर होती है, और वो प्रोटीन जब सीक्रेट होता है तो हमारे शरीर में वो लक्षण धीरे धीरे दिखने लग जाते हैं। तो ये सारी सूचनाएं कहां पर है, डीएनए पर है, जीन पर है हमारे, और ये सूचनाएं आ रही है, ठीक है ना। और हमारे आसपास के वातावरण में जो भी क्लाइमेट जो हमें मिल रहा है, उस क्लाइमेट के अनुसार अगर हमारे शरीर में कोई परिवर्तन हो रहा है, एडेप्टेशन मैंने कल बताया था, ये भी सजीवों का लक्षण है। मैंने ये तो कहा आपको कि जीन पे जो सूचनाएं अंकित है उसके अनुसार अपना चीजें जो है डीएनए जो है व्यवहार करेगा, लेकिन ऐसा है क्या कि डीएनए कभी भी उसमें किसी अन्य चीजों को जो है समाहित नहीं करेगा, सूचनाओं को हमेशा लेते रहता है। सीखना हमारा भी काम है। हम भले ही टीचर बन गए हैं, लेकिन हम अपने आप को अभी भी विद्यार्थी मानते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाते पढ़ाते भी हम बहुत सारी कुछ चीजें सीखते हैं, है ना। अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन बहुत है, बहुत है, बहुत है, मैंने कभी किसी को पढ़ाया नहीं है, तो क्या मैं एक्स्ट्रा गेन कर पाऊंगा? नहीं। आपको पढ़ाने से बहुत सारे प्रश्न हमारे मस्तिष्क में भी पनपते हैं, तो हमें उन प्रश्नों के उत्तरों को खोजना पड़ता है, तब जाके हम आपको बताते हैं। तो हमारा वातावरण कैसा है, उस वातावरण के अनुसार हमारे शरीर, हमारे लक्षण में कोई अगर परिवर्तन हो रहा है, तो धीरे 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 यह परिवर्तन हमारे जीन पर सूचनाओं के रूप में अंकित होता है, और यह हमारे फिर अभिन्न अंग बन जाता है, और एक पीढ़ी से फिर वो दूसरी पीढ़ी में और ट्रांसफर हो जाता है। वो लक्षण ऐड होके जो है अगली पीढ़ी में चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि दादाजी के लक्षण मुझ में नहीं होंगे। हो सकता है कि दादाजी के लक्षण, कुछ लक्षण पिताजी में नहीं आए हो, छिपे होंगे, लेकिन वो लक्षण मेरे इसमें आ गए, प्रदर्शित हो गए। कहा जाता है ना, दादा पे गया है यार ये तो, और दादा भी ऐसे ही थे तुम्हारे। हाँ, तो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं की जो सूचनाएं मुझ पर आ रही है ना, वही सूचनाएं हम तक आ रही है। यही तो जीन है। तो ये जीन क्या, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? ये सूचनाओं का भंडार है। इन्हीं सूचनाओं से हमारे शारीरिक लक्षण जो है वह हमारे सामने प्रदर्शित हो रहे हैं, और आपको दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो भाई ऐसा नहीं होगा कि भाई दोनों यूरोपियंस अगर शादी कर रहे हैं तो तीसरा जो है उनको बच्चा अफ्रीकन होगा, ऐसा नहीं। मतलब समझने की कोशिश करो। हाँ, अगर यूरोपियन में काला है, गोरा है, तो सांवले कलर का आ सकता है ना। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है आप पढ़ेंगे, जब मैं मेंडल के नियम पढ़ाऊंगा आपको, तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है वास्तविक तौर पे, जीन किस प्रकार से कार्य करता है और आगे आने वाली पीढ़ी कैसे आएगी। ठीक है, तो जब वो टॉपिक आएगा तब मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, अभी इतना समझिए आपको। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो याद रखना है कि सूचनाओं का भंडार होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। लेकिन वायरस में जो है जेनेटिक मटेरियल आखिर होता क्या है, इस पर भी समझो। वायरस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में या तो आरएनए होगा
या तो डीएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। वायरसेस में याद रखना है जेनेटिक मटेरियल के रूप में या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो या तो इधर आरएनए और डीएनए दोनों में से एक कोई भी हो सकता है। तब आपको यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएनए में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। ठीक है, तो आरएनए में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, तो आपको यहां पर ऑप्शन दिया है प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल, पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा प्रोटीन प्लस आरएनए, तीसरा प्रोटीन प्लस डीएनए, और चौथा है इनमें से सभी, या ऐसा तो इनमें से क्या नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन प्लस डीएनए प्लस आरएनए, इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य होगा। तो देखिए जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल है, वो कुछ भी हो सकता है, आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है, मैंने कहा ना और लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल तो ये अपने आप में सही है। क्या वायरस प्रोटीन प्लस आरएनए हो सकता है? बिल्कुल, इसे आरएनए वायरस कहलाएगा, ये भी सही है। प्रोटीन प्लस डीएनए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो डीएनए वायरस कहलाएगा। क्या लेकिन ऐसी कोई संरचना हो सकती है कोई वायरस हमें मिल जाए प्रोटीन प्लस डीएनए प्लस आरएनए? तो बिल्कुल नहीं, अब तक तो हमें नहीं मिला और ना होगा। तो प्रोटीन प्लस आरएनए प्लस डीएनए ये नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन में आपको क्या लगाना होगा, प्रोटीन प्लस डीएनए प्लस आरएनए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये कब हमें पता चलेगा, जब हम वायरस की संरचना को समझेंगे। ठीक है ना, तो अब इतना समझ गए कि वायरस में क्या होता है, प्रोटीन लेयर होती है। ठीक है, अगर आप कोरोना वायरस को भी यहाँ पर देख रहे हो तो कोरोना वायरस में भी क्या है, प्रोटीन की स्पाइक्स आपको देखने को मिल रही होगी इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से प्रोटीन की स्पाइक्स आपको देखने को मिल रही होगी, और अंदर क्या है, अंदर आरएनए का स्ट्रक्चर है। क्या है, अंदर आरएनए का स्ट्रक्चर है, यही हमें देखने को मिला। तो हमने उसे नाम दे दिया आरएनए वायरस। कोविड क्या है, कोरोना क्या है, आरएनए वायरस है। ठीक है, कोविड-19 क्या है, डिसीज है। ठीक है, तो ये कोरोना आपने समझ लिया होगा, या हमने नॉर्मल वायरस के स्ट्रक्चर को आपने समझ लिया है। अब मैंने कहा कि ये वायरस को प्रजनन करने के लिए क्या करना होगा। इस वायरस को प्रजनन करने के लिए याद रखना है कोशिका जैसी संरचना होनी चाहिए। अब कोशिका जैसी संरचना इसके पास तो है नहीं। इसका अर्थ है कि अगर किसी आतंकवादी को, मान लेते हैं कोई आतंकवादी होगा, उस आतंकवादी को अपने कार्य को करवाना है, लेकिन इसके पास में कोई संसाधन नहीं है, तो वो संसाधनों की प्राप्ति करने के लिए जाएगा। किसके यहाँ जाएगा, आतंकवादी जाएगा। किसके यहाँ, वो जाएगा किसी घर के अंदर, और किसी घर को क्या कर देगा, हाईजैक कर देगा। और हाईजैक करने के लिए उसके पास एक बड़ा अस्त्र होना चाहिए, AK-47 जैसा अस्त्र होना चाहिए। तो इसके पास AK-47 अस्त्र कौन सा होता है, किसी भी वायरस के पास AK-47 उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर उसने AK-47 दिखाया है, किसी के घर के अंदर घुस जाता है, आपने मूवीज में देखा हो, किसी घर के अंदर अगर घुस जाए तो वो हाईजैक कर लेता है, उस घर को हाईजैक कर लेता है। और जब उस घर को हाईजैक कर लेता है तो फिर समझ लेना है सारे काम उसके नियंत्रण में आ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। और अगर इसके पास AK-47 है और इसको यदि कोई होस्ट सेल मिल रहा है, तो फिर हम ये कह सकते हैं ना कि वायरस एक आतंकवादी है। बिल्कुल, ये टेररिस्ट है। और ये टेररिस्ट अपने साथ क्या रखता है, ये टेररिस्ट अपने साथ खतरनाक हथियार रखता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। और ये जेनेटिक मटेरियल जो है वह आपकी पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है। अगर हमारे शरीर की भी अगर हम बात करें तो हमारी कोशिका को नियंत्रित करने वाला क्या है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, और हमारे शरीर में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। तो सारे काम डीएनए के अनुसार ही हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना कि आपके शरीर के सारे लक्षण जो है वो तो प्रोटीन ही निर्धारित कर रहा है। और ये प्रोटीन कब बनेगा, ये प्रोटीन जब बनेगा जब डीएनए संकेत देगा। अगर डीएनए से वो संकेत नहीं मिल रहा है तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, आपके शरीर में वो लक्षण आ ही नहीं सकते। तो आपकी कोशिका को नियंत्रित कौन कर रहा है, आपका जेनेटिक मटेरियल। और वायरस के पास अपना जेनेटिक मटेरियल है, और यदि यह किसी सेल में जा रहा है, यदि वह किसी सेल में प्रवेश कर रहा है, इसे कोई होस्ट सेल मिल रही है, तो फिर वह उस सेल को हाईजैक कर लेगा और अपने AK-47 यानी कि जेनेटिक मटेरियल से वहां के सारे अंगों को निर्देश देना चालू कर देगा कि भैया अब मैं आ गया हूं, अब जो भी काम करना है मेरे अनुसार करना होगा आपको, यानी कि मैं आ चुका हूं। वो भी ठीक है। अगर उस घर में
उस वायरस से निपटने के लिए किसी के पास अपने हथियार होंगे। समझो, उस कोशिका के अंदर पे वो पहुंच चुका है। अब उस कोशिका के अंदर अगर हर घर में, ऐसा तो नहीं, अगर हर घर में, अगर मान लिया जाए कि वायरस ऐसे घर में घुसा है जहां पर पहले से ही आर्मी का व्यक्ति बैठा हो, जिसके पास अपने हथियार हो या नहीं भी हथियार होंगे, वो लड़ने में सक्षम है उस वायरस से, अगर है तो फिर वो वायरस को मार देगा, खत्म। उसे वो उस कोशिका को, है ना, इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, इन्फेक्शन नहीं होगा वहां पर, वो कोशिका जिंदा रहेगी। लेकिन अगर वायरस के पास सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार आ गया उस कोशिका के अंदर, जितनी भी चीजें हो रही है, तो फिर वह अपने अनुसार कार्य करवाता है, अपने अनुसार कहेगा कि मुझे ये सब्जी खानी है तो वो खिलाएगा। अब तुझे बाहर नहीं जाना है, मैं जब तक संकेत नहीं देता हूं तू काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर काम कर रहा है तो फूड मेरे लिए बना, मांस पदार्थ मेरे लिए बना, उस पदार्थ को मैं खाऊंगा, उससे जो भी एनर्जी निकलेगी उसका उपयोग मैं करूंगा, अब तू नहीं करेगा। अब कौन करेगा? मैं करूंगा, ऐसा वायरस कह रहा है, क्योंकि उसके पास AK-47 है, यानी कि वह कोशिका को पूर्ण रूप से हाईजेक कर लेता है और जितनी भी सारी क्रियाएं हो रही है कोशिका के अंदर उस पर वह नियंत्रण स्थापित कर लेता है और मास एनर्जी का वो पूरा की पूरा उपयोग करके स्वयं को रिप्लिकेट करता है। यानी कि उसके अंदर अब क्या हो जाएगा कि नहीं यार, अब ऊर्जा और मास ज्यादा हो रहा है, मैं स्वयं को क्या कर रहा हूं? विभक्त कर रहा हूं, यानी कि मैं स्वयं को दो भागों में अब तोड़ रहा हूं, और दो भागों में तोड़ने की क्रिया क्या है? प्रजनन। इसीलिए कहा जाता है कि वायरस में प्रजनन करने की ताकत होगी, और यह ताकत तभी आएगी जब वह किसी अन्य कोशिका में जाएगा। यानी कि प्रजनन करने के लिए वायरस को दूसरी कोशिका पर निर्भर रहना ही होगा। यही कारण है कि कोशिका में जाने के बाद प्रजनन सजीव की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? सजीव की तरह व्यवहार करेगा। इसीलिए याद रखना है, इसे वायरस को याद रखना है, पूर्ण परजीवी के रूप में जाना जाता है। पूर्ण परजीवी, यानी कि इसे कहा जाता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ध्यान रखना है, वायरस क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि पूर्ण परजीवी है। ये जो भी काम करेगा परजीवी के अंदर रहकर ही कार्य करेगा। अगर परजीवी के अंदर नहीं है तो फिर यह निर्जीव के अलावा कुछ भी नहीं है, वह हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। किसी कारणवश यदि वह हमारे शरीर में प्रवेश कर गया तो फिर यह बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। और याद रखना है, घर में छिपे हुए आतंकवादी को मारना बड़ा कठिन होता है। अगर वह आतंकवादी बाहर है तो उसका इलाज संभव है, लेकिन वह किसी घर में छिपा है तो इलाज असंभव तो नहीं है, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूं? तो इसीलिए याद रखना है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है? पूर्ण परजीवी के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में भी वायरस को जाना जाता है। वायरस में कौन कौन से जेनेटिक मटेरियल होते हैं? डीएनए या तो फिर आरएनए होगा, प्रोटीन की एक लेयर होगी बस, लेकिन कोशिकीय संरचना इसमें किसी प्रकार की नहीं पाई जाती है। तो ये आतंकवादी के तौर पर जो है कार्य करता है, ठीक है। जैसे मैंने कोरोना कहा ना, कोरोना ने क्या किया? कोरोना ने, याद रखना है, हमारे लंग्स में प्रवेश किया था। वेरिएंट था उसका डेल्टा वेरिएंट, काफी ज्यादा खतरनाक हुआ था। आपको पता है सेकेंड वेव में जो डेल्टा वेरिएंट आया था उसने हमारे लंग्स की कोशिका पर ज्यादा अफेक्ट किया था। लंग्स की कौन सी कोशिका? लंग्स का निचला वाला जो भाग होता है ना, डायफ्राम से लगा हुआ, वो निचले वाले भाग को जो है वह अटैक कर रहा था। कौन सा? डेल्टा वेरिएंट। और जो निचले भाग वाले जो कोशिकाएं होती है हमारे लंग्स की, वो सीधा किससे जुड़ी होती है? ये शरीर में ऑक्सीजन ढोने की जो क्षमता होती है वहां से जुड़ी होती है। और यहां पर वह सारे ऑक्सीजन का उपयोग किसके लिए कर रहा था? वह सारे ऑक्सीजन का उपयोग अपने लिए कर रहा था, प्रजनन के खातिर। तो आगे ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो पा रहा था, इसलिए आपका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा रहा था बार बार, कितना है, कितना है, कितना डैमेज किया हुआ है, किस प्रकार से किया हुआ है, कैसे किया हुआ है। तो ये हमारे निचले लंग्स की निचली कोशिकाओं को मार रहा था, और जिसमें यह लड़ने की ताकत नहीं होती है। तो देखिए, अगर वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली भी कार्य करती है। हमारा डिफेंसिव सिस्टम जो होता है वो कार्य करता है, हमारी WBC काम करती है इस वायरस को मारने के लिए, इससे लड़ने के लिए।
अगर आपका WBC ताकतवर है तो फिर उस वायरस को मारने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा और आप स्वस्थ हो जाओगे। तो आपने बहुत सारे प्रकार देखे होंगे, बहुत सारे कोरोना में नाना प्रकार के लोग देखे होंगे। कैसे लोग देखे होंगे? एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट किया हुआ है वो, है ना। अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको कोरोना हुआ है और वो कोरोना वायरस के प्रभाव में वह आया है, तो उसके लंग्स जो है वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, यानी कि उसके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इतनी मजबूत नहीं थी कि उसको ठीक कर दे। तो उसे कहां पर ले जाया गया? वेंटिलेटर पर, ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए बिठाया गया। और इतना ज्यादा उसको इन्फेक्ट किया हुआ था, उसने इतना ज्यादा खराब किया हुआ था उसकी कोशिकाओं कि एक वक्त आया कि वह ऑक्सीजन भी उसके काम ना आ पाया और वह चल बसा। एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसको लंग्स को अफेक्ट तो किया उसने, है ना, प्रभावित किया, ऑक्सीजन पर ले जाया गया, वेंटिलेटर पर ले जाया गया, ऑक्सीजन दिया, ठीक होगा, इसमें लड़ने की ताकत आ गई, है ना, उसकी WBC मजबूत हुई, वायरस से लड़ने की ताकत ज्यादा आ गई, ठीक होकर आ गया। एक ऐसा होगा जिसको सिम्टम्स मिले लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ कि वह अस्पताल को ले जाया जाए, वो ठीक हो गया, खुद होके जो है वो अच्छा हो गया। एक ऐसा था जिसको कोरोना वायरस हुआ लेकिन उसको खुद को ही नहीं पता कि मुझे कोरोना था, वो तो बाद में दवाखाने में गया, हॉस्पिटल गया, जब चेक किया तुमको तो कोरोना था, वो बोला मुझे कुछ नहीं हुआ। क्यों? तो उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली उससे ज्यादा बेहतर होगी, तो इसलिए हुआ होगा यह। तो ऐसे कई सारे जो है ना लक्षण आपको सामने दिखाई दे सकते। जरूरी नहीं है कि वायरस आपके शरीर में प्रवेश किया है तो लक्षण आपको दिखाई ही दे, ठीक है। वो आपको, आपकी इम्यून पावर कैसी है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि वायरस आपको कितनी हद तक जो है वह बर्बाद कर सकता है, आपकी कोशिका को कितने हद तक जो है वह नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि उसका जेनेटिक मटेरियल भी कैसा है, DNA कैसा है और RNA कैसा है, ठीक है। तो अगर इतनी सारी चीजें समझ गए हो तो अगर हम आगे की ओर बढ़े, है ना, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये है, देखिए ये RNA है, इधर RNA दिया हुआ है, ये DNA वायरस है, ये DNA का स्ट्रक्चर है ना। अब इसको समझो। अब मैं कोरोना के प्रकार आपको बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? कोरोना के प्रकार बता रहा हूं, सॉरी, वायरस के प्रकार बता रहा हूं, ठीक है। वायरस के प्रकार, विषाणु के प्रकार, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अगर विषाणु के प्रकार अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें देखना होगा किस पर आधारित है ना। हम संक्रमण के आधार पर देखते हैं सबसे पहले। अगर संक्रमण के आधार पर देखें, संक्रमण के आधार पर, बेस्ड ऑन इन्फेक्शन, बेस्ड ऑन इन्फेक्शन, इसको देखते हैं। विषाणु के प्रकार में सबसे पहला अगर हम देखें तो संक्रमण के आधार पर हम कैसे बांटेंगे, तो संक्रमण किसे किसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो संक्रमण जो है वो जंतु जगत में होगा, तो जंतु विषाणु के नाम से हम इसे जानेंगे। अगर मैं जंतु विषाणु बोल रहा हूं तो इसका तात्पर्य नहीं कि कोई जंतु विषाणु होगा ना, इसने जंतु को इन्फेक्ट किया है, यानी कि इन्फेक्शन टू, इसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, एनिमल वायरस। एनिमल वायरस ये क्या करेगा, ये इन्फेक्शन टू एनिमल, ठीक है। ये किसी जानवर को कर सकता है, ये किसी मनुष्य को कर सकता है, ठीक। तो ये, इसे हम क्या कहते हैं, जंतु विषाणु के रूप में हम जानते हैं। दूसरा बी अगर हम देखें यहां पर, ठीक है, बी अगर देखें तो पादप विषाणु क्या है, पादप विषाणु। अभी समझ लीजिए, केवल लिख लीजिए आप, आगे आएगा ही आगे, ठीक है। पादप विषाणु की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं प्लांट वायरस, ठीक है। इन्फेक्शन टू, ये आप लिख लेना, ठीक है, इन्फेक्शन टू प्लांट्स। तीसरा है बैक्टीरियो फेज। फेज का अर्थ क्या होता है, फेज का अर्थ होता है वायरस। जहां पर फेज शब्द आ जाएगा इसका अर्थ क्या जानना है आपको, वायरस। तो बैक्टीरियो फेज ये किसे प्रभावित करेगा, बैक्टीरिया को, है ना, जीवाणुओं को इन्फेक्ट करेगा यह, इन्फेक्शन टू बैक्टीरिया, ठीक है। यह किसको प्रभावित करेगा, जीवाणु को। और चौथा है आपका माइकोफेज। तो माइक्रोफेज, फेज का अर्थ क्या होता है, वायरस। मैंने कहा था ये किसको करेगा, फंजाई को। किसे करेगा,
यानी कि कवक को, ठीक है, इन्फेक्शन टू फंजाई यानी कि कवक को जो है यह प्रभावित करेगा ही करेगा। तो आप देखिए हमारे सजीव जगत में क्या इसके अलावा कोई चीज है? जंतु, पादप, पादप के अलावा ये सूक्ष्मजीव, इन तीनों के अलावा तो कुछ भी नहीं पाया जाता। तो जो सजीव जगत है इसमें तो यही है ना। वास्तविक अगर हम वायरस को छोड़ दे सजीव जगत से, हालांकि वो भी सजीव जगत का हिस्सा है जब वो किसी होस्ट सेल में प्रवेश कर जाता है, अभी वायरस को छोड़ दे तो बाकी जंतु सजीव जगत में तो यही हो गए, जंतु होगा, पादप होगा, बैक्टीरिया होगा या माइक्रोफेज होगा, ठीक है ना, यही सूक्ष्मजीव है। तो इसके अलावा तो कोई सजीव है नहीं। इसका अर्थ है कि आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरस के द्वारा किस प्रकार के सजीवों को जो है वह इंफेक्शन हो सकता है या संक्रमण हो सकता है, तो सजीव जगत के सभी भागों को, वायरस सजीव जगत के सभी भागों को प्रभावित करने में सक्षम है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि यह जंतु और पादपों में ही हो सकता है, बैक्टीरिया में बिल्कुल नहीं हो सकता। होता है, बिल्कुल होता है। क्या हम बैक्टीरियोफेज नहीं देखते क्या? बैक्टीरियोफेज, अगर आपको मैं बोलूं कि क्या वायरस हमेशा नुकसानदेही होता है? नहीं, वायरस के कुछ लाभ भी है दादा। हम ज्यादातर देखते हैं कि वायरस हमें नुकसान ही पहुंचाता है, लेकिन वायरस के भी लाभ है। क्या? इससे हमें जीवन के अनुक्रमण की व्याख्या समझने में मदद होती है, वो पढ़ेंगे कैसा होता है। दूसरा, यह जल को सड़ने से बचाता है। वायरस जो है जल को सड़ने से बचाता है। कैसे भाई? जल दूषित कब होता है? जब उसमें बैक्टीरिया आ जाए। जल दूषित कब होता है? जब इसमें एल्गी जो है, काई जिसे आप कहते हो, जिसे आप शैवाल कहते हो, ये अंधाधुंध तरीके से जो है वो वृद्धि करते हुए चले जाए तो वो जल दूषित होने लग जाता है। तो बैक्टीरियोफेज क्या करता है? बैक्टीरियोफेज उन जीवाणुओं को मारने में मदद करता है, उन जीवाणुओं को मारता है जो उस जल को दूषित कर रहे हैं। उसमें चला जाएगा तो उसे मार देगा। अगर बैक्टीरिया नहीं तो फिर जल शुद्ध होगा। सही नहीं सही है? अगर बैक्टीरियोफेज है तो फिर ब्लू ग्रीन एल्गी को यह वृद्धि करने से रोकता है, जिसे आप साइनोबैक्टीरिया कहते हो। क्या कहते हो? साइनोबैक्टीरिया को रोकता है यह। इसीलिए तो हमारे गंगा मैया का जल कभी सड़ता नहीं है, आपने देखा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस है। कौन सा है? बैक्टीरियोफेज वायरस है। इसलिए हमारे गंगा मैया का जल कभी भी दूषित नहीं होता है, ऐसा मानते हैं ना हम। और हमारे यहाँ तो दूसरा जल जो है वो खराब भी हो जाता है, लेकिन गंगा जल देखो कई सालों से हमारे घर में रखा होगा तो नहीं खराब होगा। अगर वो आप ओरिजिनल में गंगा जल लाए हो तो नहीं होता। क्यों? उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस है और वायरस जल को सड़ने से रोकता भी है। तो बैक्टीरियोफेज यानी कि सजीव जगत के सारे भागों को प्रभावित करने में वायरस सक्षम है, चाहे फिर वह जंतु विषाणु हो, पादप विषाणु हो, बैक्टीरिया हो, बैक्टीरियोफेज के नाम से जाना जाएगा, और फिर वह माइक्रोफेज कवक के रूप में यह जाना जाएगा। तो आपने समझ लिया यहां पर विषाणु के प्रकार, लेकिन किसके आधार पर हमने देखा था? यह संक्रमण के आधार पर हमने इसे क्या देखा? विषाणुओं के प्रकार को देखा है। ठीक है, अब देख लेते हैं बेस्ड ऑन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के आधार पर हम देख लेते हैं यहां पर। ठीक है, एक कोई नई स्लाइड होगी तो यहां देख लेते हैं। यहां पर क्या देखें हम? अगर हम देख रहे हैं तो मैं थोड़े से दूसरे कलर से इसे लिख दूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, है ना। दूसरा मैं क्या लिख रहा हूं? बेस्ड ऑन जेनेटिक मटेरियल, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर, आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर अगर हम बात करें, आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर अगर हम देखें तो आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर हम इसे दो भागों में बांटते हैं। एक है डीएनए वायरस और दूसरा है आरएनए वायरस। आरएनए वायरस, ठीक है। अगर हम डीएनए वायरस की बात कर रहे हैं तो इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है ना। नहीं तो कई लोग जो है ज्यादा दिमाग लगा लेते, अरे यार डीएनए वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? इतना आसान क्वेश्चन तो हम कोई पूछ नहीं सकता। अरे भाई डीएनए होगा तभी तो नाम दिया है, डीएनए वायरस है। ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल के रूप में अगर किसी वायरस में आरएनए है तो इसे हम क्या कहते हैं? आरएनए वायरस। क्या कहते हैं? आरएनए वायरस। अब आरएनए वायरस और डीएनए वायरस की अगर हम बात करें तो आरएनए वायरस को याद रखना है रेट्रो वायरस के नाम से भी जाना जाता है।
किस नाम से जाना जाता है? रेट्रो। देखिए डीएनए का कोई नाम नहीं है, डीएनए वायरस का कोई दूसरा नाम नहीं है, लेकिन आरएनए वायरस को किस नाम से जाना जाता है? रेट्रो वायरस के नाम से जाना जाता है। रेट्रो का अर्थ क्या होता है आप सभी जानते हो, आप रेट्रो सॉन्ग वगैरह सुनते हो नहीं सुनते हो? रेट्रो सीरियल्स आप देखते होगे, एक चैनल भी आया था रेट्रो, डीडी रेट्रो। मतलब क्या है, उसमें आपको पुराने सीरियल पुराने सॉन्ग वगैरह आपको दिखाई देते हैं, सुनने को मिलते, देखने को मिलते हैं। रेट्रो का अर्थ होता है पुराना। इसका अर्थ ये हो गया कि आरएनए वायरस जो होगा वो सबसे पुराना है, सबसे पहले आरएनए वायरस आया होगा। अब ऐसा क्यों? देखिए देखा तो नहीं किसी साइंटिस्ट ने कि भाई सबसे पहले कौन आया होगा, लेकिन इसकी संरचना के आधार पर हमारे वैज्ञानिक जगत ये कहते हैं, ठीक है, विज्ञान जगत ये कहता है कि आरएनए वायरस सबसे पहले आया होगा। क्यों आया होगा इस पर भी आपको चर्चा करनी होगी। ठीक है, आरएनए वायरस की संरचना बिल्कुल सिंपल होती है, यानी कि यह सिंगल हेलिक होती है। सिंगल हेलिक का अर्थ होता है कि इस पे जो सूचनाएं होती है वो सिंगल स्ट्रिप से जुड़ी होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा होगा, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, अगर यहाँ पर कहीं मुझे आरएनए के स्ट्रक्चर को दिखाने में अगर, हाँ बिल्कुल, देखिए आरएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है, एक स्ट्रिप में बंधा होता है। क्या होता है? एक स्ट्रिप में बंधा होता है और उस पर ये जो सूचनाएं है यह, ठीक है, नाइट्रोजन बेस के आधार पर जो है हमारे यहाँ पर अंकित होती है। डिटेल में पढ़ेंगे जब डीएनए का टॉपिक आएगा, आरएनए का टॉपिक आएगा, तब डिटेल में हम उसे पढ़ेंगे, क्योंकि इसको ही तो पढ़ना है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, यही तो सब कुछ है हमारे यहाँ पे। इन्हीं को तो टुकड़ों को जोड़कर जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हम बनाते हैं ना, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है ना, जीन को परिवर्तित करके बनाया गया, तो हमें डीएनए डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, तो उसका जब समय आएगा तब हम उस चीज को जो है वो डिटेल में हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी समझिए, और डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये डबल हेलिकल होता है। कैसा होता है? डबल हेलिकल, यानी कि दो, ठीक है, शुगर फॉस्फेट की स्ट्रिप से यह जुड़ा होता है। दो शुगर फॉस्फेट की स्ट्रिप होती है। ये स्ट्रिप किससे बनी होती है? शुगर और फॉस्फेट से बनी होती है। ठीक है, जिसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, एक में राइबोस शुगर होती है, इसीलिए इसे राइबोस शुगर को आरएनए के नाम से जाना जाता है और इसे डीऑक्सीराइबोस यानी कि ठीक है डीएनए के नाम से उसे जाना जाता है। डबल हेलिकल होता है। तो जहां डबल हेलिक होता है ना, तो ये स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और इसको समझना आसान नहीं होता है। फिर इसमें नाइट्रोजन बेसिस एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब ये नाइट्रोजन बेसिस एक दूसरे से जब जुड़े होते हैं तो इनमें बदलाव की जो क्षमता होती है वो बड़ी कम होती है। किसमें? डीएनए में, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स संरचना वाला होता है, स्ट्रक्चर वाला होता है, तो इसमें बदलाव की जो संभावना होती है वो बहुत कम होती है। जबकि ये सिंगल है ना, सिंगल है, तो इसमें बदलाव की जो समस्या हमें देखने को मिलती है, बिल्कुल परिवर्तनशील होता है। ये कहीं पर भी कुछ भी परिवर्तन करने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि खुला है एक छोर से, क्योंकि शादी नहीं हुई है ना, तो खुला है यह। आप समझो, हर 14 फरवरी को हो सकता है कि यह बदलाव लाए, लेकिन जो शादीशुदा है उसको हर 14 फरवरी को वही दिखेगा। समझ आ रहा है? तो ये इसमें परिवर्तन बड़ा कम होगा और प्रकृति ने यही सोचा होगा, और प्रकृति में कोई भी चीज जो है वो पहले सिंपल फॉर्म में आई होगी ना आयोगी। भाई सीधा के सीधा मनुष्य होगा या पादप जगत जो होगा वो मल्टी सेल्यूलर तो बना नहीं होगा, पहले एक कोशिकीय जीव ही आया होगा ना, आया होगा, फिर एक कोशिकीय से जो है फिर वह जो है मल्टी सेल्यूलर बना होगा। तो आरएनए सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है किसी भी जेनेटिक मटेरियल में। तो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर अगर ये है तो यही सबसे पहले आया होगा, और इसी से म्यूटेट होकर जो है फिर वह उसने जो है वो डबल हेलिकल मॉडल बनाया होगा और डीएनए हमारे सामने आया होगा। और धीरे धीरे, ये कोई ऐसा नहीं है कि आरएनए आया और तत्काल डीएनए आया होगा, उसमें बहुत सारे युग बीत गए होंगे, और युग बीतने के बाद फिर जो है वह डीएनए आया होगा, और डीएनए आया तो स्थिरता आई। क्या आई? स्थिरता। इसीलिए याद रखना है, डीएनए का जेनेटिक मटेरियल के रूप में आज जैविक जगत में होना बहुत जरूरी है। आरएनए के रूप में आज हमारे जैविक जगत में जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता है, अगर है तो वह केवल एक ही चीज में है, वो भी रेट्रोवायरस में। अगर आपको पूछा जाए कि मानव शरीर में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या आरएनए है, देखिए हमारे अंदर आरएनए भी है और डीएनए भी है, और आरएनए और डीएनए दोनों है, तो क्या हम दोनों को जेनेटिक मटेरियल कहें? नहीं, हमारे शरीर में आरएनए केवल एक हेल्पर है,
जो डीएनए की हेल्प कर रहा है, क्या उसकी सूचना को वहां तक ले जा रहा है, ईआर तक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक ले जा रहा है, और वहां पर जिसको वसा बनाना है वो वसा बनाए, जिसको प्रोटीन बनाना है वह प्रोटीन बनाए। ये सूचनाओं को आदान प्रदान करने वाला मैसेंजर है और कुछ नहीं है। आरएनए क्या हेल्पर के रूप में कार्य करता है, वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में, पादप के शरीर में, बैक्टीरिया के शरीर में, कवक के शरीर में अगर हम देखें तो उनमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या है, डीएनए। क्या है, डीएनए। अगर आपको पूछा जाए मानव शरीर में जेनेटिक मटेरियल कौन सा है तो डीएनए। आरएनए मत लगा देना, आरएनए हेल्पर के रूप में है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल केवल एक ही चीज में होगा, किसमें, वायरस में या रेट्रोवायरस में, तो रेट्रोवायरस में होगा। तो वायरस में डीएनए भी तो हो सकता है ना जेनेटिक मटेरियल के रूप में। हमने दो प्रकार देखे ना यहां पर, अगर हम देखें यहां पर, ठीक है, अगर हम यहां देखें तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में जो है वायरस में भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में केवल और केवल किसमें होगा, रेट्रोवायरस में होगा। किसमें होगा, रेट्रोवायरस में होगा आरएनए। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है जीव जगत में, है ना, आपको पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव जगत में जेनेटिक मटेरियल किस रूप में पाया जाता है। जीव जगत में शब्द सुनना है, यहां कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर आंसर जो है वो गलत हो जाता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है पहला कि जीव जगत में जेनेटिक मटेरियल किस रूप में होता है, तो आपको आंसर में होगा आरएनए के रूप में भी होगा और डीएनए। जीव जगत में वायरस भी है ना, वायरस भी है ना, क्योंकि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, तो जीव जगत में वही है। तो जीव जगत में जेनेटिक मटेरियल, अगर लिखना हो तो लिख सकते हो ये पॉइंट, जीव जगत में जेनेटिक मटेरियल आरएनए और डीएनए दोनों ही रूप में पाया जाता है। अब जैसे ही जीव जगत अगर हट रहा है, ठीक है ना, या हमारी सृष्टि में देखिए, दूसरा पॉइंट, हमारी सृष्टि में जेनेटिक मटेरियल के रूप में कौन से पदार्थ है, तो उसमें भी दोनों आएंगे, क्योंकि हमारी सृष्टि में जो है याद रखना है वायरस भी है और ये भी है, दोनों ही है। तो जीव जगत आ जाए या संपूर्ण सृष्टि आ जाए तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए भी है और आरएनए भी है। लेकिन जैसे ही जीव जगत हटकर पर्टिकुलर किसी का नाम आ जाता है कि पादप में जेनेटिक मटेरियल किस रूप में है, तो आपको केवल डीएनए लगाना होगा। ठीक है, बैक्टीरिया में किस रूप में है, आपको केवल डीएनए लगाना होगा। मनुष्य में क्या होगा, डीएनए होगा। जानवरों में क्या होगा, तो केवल डीएनए होगा। आरएनए केवल और केवल रेट्रोवायरस के अलावा किसी भी अन्य में जेनेटिक मटेरियल के रूप में नहीं पाया जाता है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे यहां पर हमारे शरीर में जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए ही क्यों आया, क्यों, क्योंकि इसमें बदलाव की संभावना बड़ी कम होती है या नहीं होती है, यह समझना है। क्योंकि आरएनए में बदलाव की संभावना 100% होती है और यह अल्प समय में अपने स्वरूप को बदल सकता है। देखिए सारी सूचनाएं किस पर है, आपके जेनेटिक मटेरियल पे है। तो हमारा डीएनए एक परिपक्व डीएनए मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, उस पर सूचनाएं आसानी से बदलेगी थोड़ी ना। उस पर सूचनाएं, आप ये कह रहे हो कि भैया उनका कलर ऐसा था तो मुझे बदल ना, आसानी से बदलेगी नहीं, प्राकृतिक रूप से बिल्कुल भी नहीं। अगर आप विचार करके देखिए, आप विचार करके देख लीजिए कि अगर हमारे शरीर में जेनेटिक मटेरियल के रूप में अगर आरएनए होता तो बदलाव कितनी तेज गति से होता, और बदलाव अगर तीव्र गति से होता तो आपके यहां से हाथ निकल के आ जाता, फिर तो लक्षण तो कुछ भी होते, पता चलता कुछ समय में तो गोरा हो गया, हाँ पता चला यार मेरी आंखें काली थी अब तो नीली हो गई, मैं अंधा हो गया। तो इतना बदलाव के साथ तो कोई जीव यहां पर रह ही नहीं सकता है, हमारी सृष्टि पे रह सकता है क्या, नहीं। जीवन तभी संभव है जब हमारे जीवन में स्थिरता होगी, हमारे शरीर में स्थिरता, हमारे डीएनए में स्थिरता होगी, हमारे आनुवंशिक पदार्थ में स्थिरता होगी। इसीलिए जीव जगत में वायरस को छोड़कर, कौन सा, रेट्रोवायरस को छोड़कर स्थिरता लाने के लिए आपके शरीर में जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए का होना जरूरी है। और वायरस, आरएनए वायरस इतनी तेज गति से बदलता है कि इसको समझ पाना ही मुश्किल होता है। यही कारण है कि अगर वायरस की चपेट में कोई आ जाता है या कोई क्षेत्र विशेष है जो वायरस की चपेट में आ जाता है तो इसका इलाज अमूमन जल्दी संभव नहीं हो पाता। आप कोरोना देख लीजिए, और आरएनए है डीएनए के रूप में, तो कोरोना कौन सा वायरस है, कोरोना एक आरएनए वायरस है। डेंगू कौन सा है, डेंगू आरएनए वायरस है। इलाज
अमूमन संभव नहीं होता है, बचाव ही एक उपाय है। HIV आरएनए वायरस है, इतना जल्दी म्यूटेट होता है कि वैक्सीन भी नहीं बनाने का समय देता है, इतना जल्दी म्यूटेट होता है। अगर आपने किसी एक आरएनए के लिए, मान ले जाए आरएनए के वायरस के लिए आपने वैक्सीन बनाई है, लेकिन वो वैक्सीन आप बनाओ तब तक वो अपना रूप बदल लेता है। आप कैसे वैक्सीन बनाओगे? आज तक HIV की वैक्सीन संभव नहीं हो पाई है, हो ही नहीं पा रही है। क्यों? आरएनए इतना तीव्र गति से यह म्यूटेट करता है, इतने सारे इसके म्यूटेशन हो चुके हैं, इतने वेरिएंट्स इसके हो चुके हैं कि वैक्सीन ही नहीं बन पा रही है, संभव ही नहीं हो पा रहा है। ये इतना तेज गति से, इतने भयंकर तरीके से AK-47 लेके बैठा आपके शरीर में अगर प्रवेश करा है तो। और जो डीएनए वायरस होते हैं, इनको है ना नियंत्रित करना थोड़ा सा आसान काम होता है, क्योंकि ये म्यूटेट कम होते हैं। ये नहीं कह रहा कि इनके वेरिएंट्स नहीं बनते हैं, लेकिन इन पर है। आप देखो ना, डेंगू हो जाता है तो क्या हुआ? आपको कोई इलाज मिल गया डेंगू का? नहीं मिला है। अब हॉस्पिटल में उन्हें ले अवश्य जाते हैं, क्योंकि है ना प्लेटलेट्स कम हो जाती है, तो डॉक्टर भी कुछ नहीं करता है, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक काम करती नहीं। वायरस इंफेक्शन में एंटीबायोटिक कभी भी कार्य नहीं कर सकती है। आपने कोरोना में देख लिया, क्या डॉक्टर ने आपको एंटीबॉडी दी, एंटीबायोटिक दी? क्या नहीं दिया, एंटीबायोटिक दी ही नहीं, और दे भी नहीं सकता, क्योंकि वो काम करेगी ही नहीं ना। वो बैक्टीरिया को मार ही नहीं रहा है, बैक्टीरिया है ही नहीं ना, वो तो वायरस है। किसको मारेगा? किसके प्रति वो सक्षम बनाएगा? तो एंटीबायोटिक तो वायरस में काम करती नहीं। और आपने देखा होगा कि कोई भी डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक नहीं दी होगी अगर आपको कोरोना इन्फेक्शन है, तो कोरोना से इन्फेक्शन हुआ है तो बिल्कुल नहीं दी होगा, कोई नहीं सकता। आपको कैल्पोल दी होगी 650 कोरोना के समय, है ना। कई लोग डोलो 650 के रूप में, कई कैल्पोल 650 के रूप में। पैरासिटामोल है 650 mg का, वही दिया है। क्यों दिया है? आपका शरीर का तापमान, और आपका शरीर का तापमान अगर बढ़ रहा है तो ये ना सोचना कि आपका शरीर कमजोर हो रहा है, आपका शरीर उस वायरस से लड़ रहा है। बुखार अगर आता है, अगर बुखार आपके शरीर में हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कार्य कर रही है। और जब प्रतिरक्षा प्रणाली कार्य करती है तो इधर से आपके सैनिक और उधर से वायरस के सैनिक दोनों आपस में लड़ते हैं। और जब दोनों आपस में लड़ते हैं तो हीट मिलती है, और वह हीट आपके शरीर से बाहर निकलने का प्रयास करती है। तो उस हीट को आप कम करने का प्रयास करते हो, बस कैल्पोल खा लेते हो। और क्या करते हो? आपको अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। तो बुखार आने का तात्पर्य होता है कि आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कार्य कर रही है, और वह अच्छा है अगर बुखार आ रहा है, बिल्कुल सही है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली वहां पर मजबूत तरीके से वहां पर कार्य कर रही है। और फिर आप उस तापमान को नियंत्रित करने के लिए क्या करते हो? ठीक है, अगर बहुत ज्यादा तापमान हो रहा है तो इसका अर्थ है कि फिर युद्ध बड़ी, है ना, भीषण लेवल पर हो रहा है। तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना होगा, अपने आप से दवाई ना ले, डॉक्टर को दिखाने के बाद ही, ठीक है, सलाह ले उनसे। समझ में आया? तो ये रेट्रोवायरस, आप कहते हो ना कि म्यूटेट क्यों हो रहा है, ये रूप क्यों बदल रहा है। अब आपको समझ में आया कि ये क्यों बदलता है रूप। आपने बोला कि यार कोरोना के अब कितने वेरिएंट्स बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे वेरिएंट्स आएंगे। ऐसा थोड़ी कि एक ही वेरिएंट आएगा, वो तो जितना म्यूटेट होना चाह रहा है वो हो सकता है, क्योंकि उसके पास अपने जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या है? आरएनए है, और आरएनए में बदलाव बड़ा जल्दी होता है ना। मैंने कहा कि सिंगल व्यक्ति के रूप में याद रखना है, बड़ा बदलाव करता है अपने जीवन में, ठीक है। कॉलेज टाइम में कोई और होगा, इस टाइम में कुछ और होगा, फलाना टाइम में कुछ और होगा। शादी करने वाला व्यक्ति जो है उसके पास तो फिर वही है, ठीक है ना, बदलाव बड़ा कम होता है, ठीक है। तो समझना है। तो ये डीएनए वायरस, तो इसका इलाज संभव है, इसका इलाज संभव है। जो सिंगल है उसका क्या इलाज है? कुछ नहीं इलाज है ही नहीं, ठीक है। तो सतर्कता एक महत्वपूर्ण चीज होती है। तो डेंगू में भी वही होता है। आपको डॉक्टर 4-5 दिन देखेंगे, हाँ प्लेटलेट्स बढ़ रही है, हाँ जा छुट्टी, उसमें है ही नहीं ना, क्या इलाज करेंगे बताइए? एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही उस पर, समझ में आया? तो ये वायरसेस के बारे में होता है। क्या होता है? वायरसेस के बारे में होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस धरती पर, याद रखना, आनुवंशिक पदार्थों के रूप में क्या पाया जाता है? डीएनए और आरएनए दोनों ही पाए जाते हैं। लेकिन मानव शरीर में डीएनए के रूप में क्या पाया जाता है? आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? डीएनए। पादपों में डीएनए, बैक्टीरिया में डीएनए, कवक में डीएनए,
सब में ही डीएनए पाया जाता है आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। हाँ, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि मानव शरीर में बायोमोलिक्यूल्स के रूप में निम्नलिखित में से क्या क्या पाया जाता है, तो बायोमोलिक्यूल पूछा, या जेनेटिक मटेरियल, तो बायोमोलिक्यूल यानी कि जैव अणु के रूप में आरएनए भी है और डीएनए भी है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर जैव अणु पूछा जा रहा है, बायोमोलिक्यूल अगर पूछा जा रहा है, तो फिर उसमें डीएनए भी आएगा और आरएनए भी आएगा। है समझ में? तो दोनों ही चीजें आपको समझना होगा कि मैंने बता दिया है कि डीएनए के प्रकार क्या है, वायरसेस के प्रकार क्या है, दोनों ही रूप में, जेनेटिक मटेरियल के रूप में और इसके रूप में, दोनों ही रूप में मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी है। लेकिन अब याद समझना है कि फिर अब वायरल डिसीज होती है, हमें वायरल डिसीज होती है तो उसे रोकने के क्या उपाय है? रोकने के क्या उपाय है? तो रोकने के दो ही उपाय है। अगर हमें वायरल डिसीज हुई है, अगर हमें वायरल डिसीज हुई है, ठीक है, किसी वायरल डिजीज हुआ है, ठीक है, वायरस ने हमें संक्रमित किया है, तो इसे रोकने के क्या उपाय? इसे रोकने के दो ही उपाय है। एक आपको वैक्सीन लगाना होगा, यानी कि वैक्सीनेशन करना होगा। अब वैक्सीनेशन करना होगा तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं आपको वो डॉक्टर के पास जाओ और इंजेक्शन लगाने के लिए बोल रहा हूँ कि ना मेरे को बुखार आ रहा है और लगा दो, ये नहीं होता है। वो तो आप इंजेक्शन, वो कोई आपको है ना बैक्टीरियल इश्यू हो सकता है, वो आपको जीवाणु के द्वारा हो सकता है, तो डॉक्टर उसका इलाज कर देता है ना, एंटीबायोटिक आपको दे देता है और आपको कहा जाता है कि भैया अब ठीक है, आपका काम हो गया ना, आप 5 दिन का 10 दिन का आप डोज कंप्लीट कीजिए, है ना। और वो करना भी जरूरी होता है। 2 दिन में कोई व्यक्ति ठीक नहीं होता है, 2 दिन में हम केवल बोलते हैं कि भैया हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, फिर 4 दिन में वापस हो जाता है। क्यों? तो कभी भी याद रखना है, चाहे वो विषाणु हो या बैक्टीरिया हो, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, चाहे वह विषाणु, क्योंकि हम आजकल जो है व्यक्ति अपने आप को जो है वो डॉक्टर समझने लग गया है। प्रत्येक घर में एक डॉक्टर तो मिलेगा, चाहे उसने डॉक्टर का डी ना पढ़ा हो, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को समझने लग जाता है। तो कोई भी वायरल डिसीज हो, कोई भी है ना, इसमें जो बैक्टीरिया से संबंधित होगी या वायरसेस से संबंधित होगी, तो उसका डोज कंप्लीट करना होगा, क्योंकि शुरुआती 2 से 3 दिन में चाहे वो बैक्टीरिया हो या चाहे वह वायरस हो, वो अपने आप को कुछ समय के लिए इनएक्टिव करता है ना। जैसे युद्ध लड़ते हैं और उधर से अगर ताबड़तोड़ अगर फायरिंग हो रही होती है, तो आप भी क्या फायरिंग करते हो? नहीं, आप कुछ समय के लिए शांत बैठते हो। इसका अर्थ ये नहीं कि वो मर गए, वो अपनी क्रियाएं करना बंद कर देते हैं, ठीक है, 2.5 दिन में। अब उन्हें लगा है कि सामने वाला आपको टेबलेट खा नहीं रहा है, अब खा नहीं रहा है, तो फिर 4-5 दिन में वो वापस से अटैक करना चालू कर देता है। फिर आप बोले अरे यार अभी तो दवाई लेते हैं 2-2.5 दिन की, अरे तो फिर कोर्स पूरा करो ना, 5 से 10 दिन के बीच का जो आपका कोर्स होता है वो कंप्लीट करो, क्योंकि पहले वो इनएक्टिव होगा फिर मरेगा। पहले वह है ना अक्रिय होगा, यानी कि जो उसको क्या बोलते हैं, इनएक्टिव कहते होते हैं ना, पहले इनएक्टिव होता है फिर उसके बाद वो मरता है। तो इसके लिए आपको पूरा डोज करना अनिवार्य होता है। खैर, तो वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो वैक्सीनेशन याद रखना है, उस वायरस के आक्रमण से पहले उससे आप सुरक्षा, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत कर लो। तो इसीलिए देखिए, जब भी कोई बालक जन्म लेता है तो उसे वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है, समय समय पर करवाना पड़ता है, करवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें वह उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वह डेवलप हो जाए और उसके अंदर ऐसी प्रतिरक्षा प्रणाली आ जाए, ऐसा डिफेंस सिस्टम उसके शरीर के अंदर बन जाए, और अगर वह वायरस उसके शरीर में अगर प्रवेश भी करता है तो उसका शरीर उसको लड़ने में सक्षम है, उसे गंभीर बीमारी नहीं हो सकती है। समझ में आ गया? उसे गंभीर बीमारी नहीं हो सकती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम उस वायरस की चपेट में आने से पहले ही कर लिया जाता है। तो ये एक बचाव का एक तरीका है, वायरल डिसीज को रोकने के उपाय, ठीक है। तो 2 ही तरीके से रोका जाता है, एक आप वैक्सीनेशन लगाइए, दूसरा सेल्फ रेमेडीज। सेल्फ रेमेडीज का अर्थ होता है खुद ब खुद, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हो खुद ब खुद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, न्यूट्रिशन पावर लीजिए, ठीक है। आपका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, पानी पीजिए अच्छे से, घर पे रहिए, है ना, इधर उधर न जाइए, कुछ समय के लिए शांत रहिए, अपने मस्तिष्क को स्थिर रखिए, वो ठीक हो जाएगा। और कैसे होगा? जब शरीर अपने आप इस वायरस से लड़ता है, जब हमारा शरीर अपने आप शरीर से जब लड़ता है, इस वायरस अपने शरीर से लड़ता, बोल रहा हूं, इस वायरस से अपना शरीर जब खुद में खुद लड़ता है, तब हमारा शरीर लड़ने के दौरान एक विशेष प्रकार के प्रोटीन को जो है वो सीक्रेट करता है।
जब भी हमारे शरीर में वायरस प्रवेश करेगा तब हमारा शरीर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है और वह विशेष प्रकार का प्रोटीन ही है जो उस वायरस से लड़ेगा और उसे खत्म करने का प्रयास करेगा, है ना। और जब हमारे शरीर जब वायरस प्रवेश करेगा तो वायरस जब प्रवेश करता है तब हमारा शरीर जो है वह एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है जिसे इंटरफेरॉन प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरफेरॉन प्रोटीन कहा जाता है। और यह इंटरफेरॉन प्रोटीन याद रखना है, यह विशेष प्रकार का प्रोटीन हमारे शरीर में जब आता है तो यह इंटरफेरॉन प्रोटीन ही है जो वायरस से लड़ता है और उसे मारकर अपने आप को ठीक करने का प्रयास करता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। अगर इंटरफेरॉन प्रोटीन आपके शरीर में ज्यादा नहीं बन पा रहा है तो फिर वो वायरस आपके शरीर को बहुत ज्यादा हद तक डैमेज करेगा और फिर हो सकता है कि, है ना, आपको बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा दे, मृत्यु के कगार पर ला दे, ये हो सकता है। ये सब कुछ डिपेंड है इस इंटरफेरॉन प्रोटीन पर। तो बचने के दो ही उपाय है। एक, वैक्सीनेशन करा दीजिए ना। कोरोना से हमने कैसे बचाव किया? वैक्सीनेट किया। जिसको कोरोना हो गया है हमने उसे कहा कि भैया आप वैक्सीन बाद में लगाइए, कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उसके शरीर ने वो प्रोटीन बना लिया था, इंटरफेरॉन बना लिया था जो वो लड़ने में सक्षम है, इसलिए दूसरी बार उन्हें होने के चांसेस बड़े कम है। समझ में आया? और जिनको नहीं हुआ था उन्हें वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि आप पर अटैक ना कर दे। आया समझ में? तो इसीलिए कहा जाता है उपाय दो ही है हमारे पास, एक वैक्सीनेशन किया जाए और दूसरा खुद में खुद इन्हें ठीक होना जाए। ठीक है, बॉडी जो है आपकी अपना स्वयं जो है वो इंटरफेरॉन बना लेती है, यह प्रोटीन बना लेती है। अगर नहीं बना पा रही है तो फिर गंभीर समस्या है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीजें जो है हमें पता होनी चाहिए, तब जाके यह चीजें होती है। ठीक है, अब आगे आ जाइए कि एक और चीज जो है ना, 2-3 चीजें मैं पढ़ा दूं फिर वायरस के इस टॉपिक को खत्म कर दे। यहां पर आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक शब्द आता है, इसको मिटा दूं मैं। एक शब्द आता है वायरल। वायरस क्या है समझना है। वायरस का सिंपल सा अर्थ होता है आरएनए का कण। सिंपल सा अर्थ क्या होता है? आरएनए का कण। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरस क्या होता है। वायरस का ऐसा रूप होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए होता है लेकिन इस पर प्रोटीन की कोई लेयर नहीं होती है, प्रोटीन अनुपस्थित होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। अगर वायरस का सबसे सूक्ष्म रूप अगर आपको पूछा जाता है तो फिर वह वायरड आएगा। क्या आएगा? वायरड आएगा। इसे विरोइड भी कह पढ़ सकते हैं आप, प्रोनाउंसिएशन किसी प्रकार से ना, सभी लोग अपने अपने अनुसार जो है प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो वायरड क्या है? यह वायरस का सबसे सूक्ष्मतम रूप होता है। वायरस का सबसे सूक्ष्म कण अगर आपको पूछा जाता है तो वो कौन सा लिखोगे आप? वायरड लिखोगे। और आरएनए का बना होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या है आपके पास? आरएनए है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का प्रोटीन नहीं होता है। और यह याद रखना है, यह इंफेक्शन किसे करता है? यह इंफेक्शन याद रखना है पादप समुदाय को करता है। किसको करता है? पादप के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए? पादप समुदाय के लिए। अभी तक की खोज में यह पता चला है कि इंसानी जगत में या जंतु जगत में जो है इसका प्रवेश नहीं हुआ है, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना है कि जंतु जगत, अगर आपको क्वेश्चन पूछा है कि वायराइड मनुष्य में किस रोग के रूप में सामने आता है, मैंने तो अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि सर अभी तो आपने कहा कि यह केवल पादप जगत में है, जंतु जगत में नहीं है। तो अभी तक ऐसे कोई, है ना, प्रमुख ऐसे कोई प्रमाण हमारे सामने नहीं मिले हैं कि इसने जंतु जगत पर कोई, है ना, प्रभाव डाला हो। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि वायरॉइड्स की जैसी संरचना, उससे मिलती जुलती संरचना जो है वो मानव में मौजूद है। और वो मानव में याद रखना है हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस डी के रूप में है। अब हेपेटाइटिस डी एक ऐसा, है ना, वायरॉइड डिसीज है। वायरॉइड क्यों कह रहा हूं मैं? वो इसलिए क्योंकि इसकी जो संरचना है वो वायरॉइड से मिलती जुलती है। हालांकि यह पादप समुदाय को ही प्रभावित करता है, मानव या जंतु जगत को प्रभावित करने के ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण अभी तक हमारे सामने
नहीं है, किंतु वैज्ञानिक समुदाय ने यह कहा है कि इससे मिलता जुलता, वायरस से मिलता जुलता जो है वह वायरस कण जो है मानव शरीर में भी देखने को मिल सकता है हेपेटाइटिस डी के रूप में। अब हेपेटाइटिस डी क्या, डी बोल रहा हूं मैं, बी नहीं, ठीक है। हेपेटाइटिस डी के रूप में हमारे सामने मिल सकता है, और हेपेटाइटिस डी लिवर से संबंधित समस्या को जो है वह जन्म दे सकता है, किंतु हेपेटाइटिस डी उन्हीं को हो सकता है जो हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है। जो हेपेटाइटिस बी से संक्रमित नहीं है वह हेपेटाइटिस डी से संक्रमित नहीं हो सकते हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना है ना। तो हेपेटाइटिस डी से याद रखना है वही लोग प्रभावित हो सकते हैं, हम क्या कहते हैं उसे, जो हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है, ठीक है। तो वायरॉइड आपको पूछा जा सकता है, तो वायरॉइड आरएनए का कण होता है और इसमें प्रोटीन जो है वह क्या होता है, अनुपस्थित होता है, किंतु अगर ये ज्यादातर अगर हम देखें तो यह पादप समुदाय में ही हमें देखने को मिलेगा, किंतु है ना मनुष्य में अगर हम देखें या जंतु समुदाय में हम देखें तो हेपेटाइटिस डी के रूप में ही हमें देखने को मिलता है, किंतु यह भी वायरॉइड जैसी संरचना से मिलता जुलता है, ठीक है। तो इतनी चीजें अगर समझ गए हो तो मैं अंतिम टॉपिक एक ले रहा हूं, 2 मिनट का है, ठीक है। जूनोटिक क्या होता है, आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है ना। ये अगर मैंने मिटा दूं, ना एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मैं यहाँ पे, या चलो ठीक है, ये अगर आपने लिख लिया हो तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो जूनोटिक की अगर हम बात करें तो जूनोटिक में याद रखना है, जूनोटिक वायरस किसे कहते हैं या जूनोटिक किसे कहते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। जूनोटिक किसे कहते हैं, जूनोटिक ऐसी डिसीज को कहा जाता है जिनमें वायरस किसी जानवर से मनुष्य में प्रवेश किया हो, समझना है ना। यानी कि ऐसा वायरल डिसीज जो जानवरों से मनुष्य में प्रवेश किया हो, जानवरों से मनुष्य में प्रवेश, ऐसे वायरल डिसीज जो जानवरों से मानव में प्रवेश किया है उसे हम क्या कहते हैं, जूनोटिक डिसीज कहते हैं। तो आपको एग्जांपल पूछा जा सकता है क्या है, तो रेबीज है ना, तो चूहों वगैरह से जो है रेबीज की समस्या जो है वह ना, तो जानवरों से क्या हो रहा है, वाइल्ड एनिमल से जो है हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो हम इसे क्या कहते हैं ना, तो रेबीज है। HIV है, चिंपांजी से आया हुआ है। कोरोना माना यही जाता है, कोरोना कि यह लैब में तैयार न होकर किसी वाइल्ड एनिमल से ही आया होगा। कोविड-19 ऐसा लिख लो आप, कोविड-19 ये क्या है, ये जूनोटिक है, यानी कि ऐसे वायरसेस, वायरल डिसीजेस जो जानवरों से मनुष्य में प्रवेश करा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जूनोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, जूनोटिक कहते हैं, ठीक है। तो वायरस से संबंधित आज के लेक्चर में आपको बहुत सारी कुछ जानकारी मिली होगी, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स ऐसी आई होगी जिसके बारे में अभी तक मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा है, जैसे डीएनए और आरएनए के बारे में मैंने आपको अभी तक डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन वायरस के लिए जितना कुछ महत्वपूर्ण था वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, किस प्रकार से क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। अब आपको वायरस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी मिली होगी जिससे आप वायरसेस को समझ सकते हो, ठीक है। वायरल डिसीज के बारे में जो है वह समझ सकते हो। अगर आपको वायरल डिसीज है तो आपको निर्णय कैसे लेना है ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर है ना विराम देते हैं, और कल जो है हम सेल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, सेल क्या होता है, कोशिका क्या होती है, और कोशिका के अंगों को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, और यहीं पर डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर भी आएगा, और फिर हम प्रजनन की प्रक्रिया पर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।